हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। The industrial policies of the past shaped the nature and structure of Indian economy. The need of the hour was to change the nature and structure of economy by early 1990s. The GOI decided to change the very nature of the industrial policy, which will automatically lead to change in nature and scope of the economy. And here came the new industrial policy of 1991 ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिसाइड करा कि 1990 में कि हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी का स्ट्रक्चर और नेचर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, 1991 में गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई। अब क्या क्या प्रावधान थे इसके अंडर में हम लोग ये देखते हैं। विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट किक स्टार्टेड अ वेरी प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन द इकोनॉमी व्हिच इज व्हाई द पॉलिसी इज टेकन मोर प्रोग्रेस देन मोर एज प्रोसेस देना पॉलिसी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म करे। ठीक है ना। इस कारण से इस पॉलिसी को पॉलिसी की तरह से ज्यादा प्रोसेस की तरह देखा जाता है। ठीक है, इंडिया वॉज फेस्ड विद सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बाय जून 1991। जून 1991 तक इंडिया क्या सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देख रहा था। ठीक है, basically in the early 1990s an interconnected set of events were becoming unfavorable for the Indian economy. India was faced with a severe balance of payment crisis by June 1991. Basically, in the early 1990s, an interconnected set of events were becoming unfavorable for the Indian economy. ठीक है, तो 1990 आते आते क्या होता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखना पड़ रहा था। क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखना पड़ रहा था? इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखना पड़ रहा था क्योंकि क्या होता था कि 1990 जनरली क्या होता है कि डॉलर्स में पहले ही बता चुका पहले वीडियोस में कि डॉलर्स जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक रिजर्व होता है जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व बोलते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है? गवर्नमेंट बहुत अच्छे अमाउंट में, है ना, फॉरेक्स रिजर्व में क्या करती है? गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी स्टोर करके रखती है। ठीक है, फॉरेन करेंसी स्टोर करके रखती है, जैसे डॉलर्स, युआन, जो भी फॉरेन फॉरेन कंट्री की करेंसीज है वो सारी गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है। अब होता क्या है कि अब ये फॉरेक्स रिजर्व आता कहाँ से है? ठीक है, ये फॉरेक्स रिजर्व आता है जनरली गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती है, सॉरी जो एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट करने पर क्या होता है कि बाहर से जो पेमेंट्स आते हैं वो जनरली फॉरेन करेंसीज में आते हैं, डॉलर्स वगैरह में आते हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट के पास डॉलर्स आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? गवर्नमेंट के पास वहाँ से डॉलर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? गवर्नमेंट के पास कहाँ से वो फॉरेन रिजर्व है? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है कि रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो हमारी कंट्री के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी वगैरह अर्निंग वगैरह होती है वो भी फॉरेन करेंसी में होती है, डॉलर्स में, है ना, दिनार में। दिनार में, ठीक है, फॉरेन करेंसीज में होते हैं, डॉलर्स हो गया, दिनार हो गया। ठीक है, इन सब के फॉर्म में हमारे पास क्या आता है? फॉरेन करेंसी से। ठीक है, तो बाहर से हमारी गवर्नमेंट के पास क्या आता है? बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं। ठीक है, बाहर से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, रेमिटेंसेस वगैरह आते हैं। ठीक है, अब बाहर से जो हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है, वो भी फॉरेन करेंसी में आते हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट के पास क्या होता है? फॉरेन करेंसी इकट्ठी हो जाती है। अब हुआ क्या? 1992 आते आते जो आज के टाइम में वॉर चल रही है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो वही चीज़ 1992 में भी हुई थी कि 1992 में मिडिल ईस्ट में 1992 में मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट के नेशन है जहाँ पर इंडियन लोग काम कर रहे थे, उनको क्या करना पड़ा? वहां से छोड़ छोड़ कर भागना पड़ा वहां से। ठीक है, वहां से सब कुछ छोड़ छोड़ कर इंडिया आना पड़ा। ठीक है, वहां से सब कुछ छोड़ छोड़ के उन लोगों को इंडिया आना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि जो वहां से हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती थी वो आना बंद हो गई। दूसरी चीज हमारे साथ क्या हुई कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे वॉर के कारण।
ऑयल के प्राइसेस जब हमारे पास वॉर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो जब ऑयल के प्राइसेस वॉर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ठीक है, हमको उतना ही ऑयल खरीदने के लिए हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। और ज़्यादा पैसा दूसरी कंट्री को अगर हमको पे करना है तो किस में करेंगे हम लोग? फॉरेन करेंसी में करेंगे, डॉलर्स में या फिर दूसरी कंट्री की करेंसी में। तो इसके कारण भी हमको बहुत दिक्कत हुई, ठीक है, हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण हमारी गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी खराब थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ऑयल इंपोर्ट करने का पैसा था। गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना इतना फॉरेन करेंसी था कि वो सिर्फ 15 दिन तक इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ड्यू टू गल्फ वॉर 1990 से 1991 द हायर प्राइसेस वर क्विकली डिप्लीटिंग इंडियाज फॉरेन रिजर्व्स, है ना। तो गल्फ वॉर आते थे, हायर ऑयल प्राइसेस के कारण फॉरेक्स हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा डिप्लीट करना स्टार्ट हो गए। शार्प डिक्लाइन इन प्राइवेट रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज इंडियन वर्कर्स इन द वेक ऑफ गल्फ वॉर 24 स्पेशली फ्रॉम द गल्फ रीजन, ठीक है। तो बाहर से जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं, मतलब रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है कि बाहर हमारे कंट्री के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, ठीक है, वो बाहर से पैसा पहुंचाते थे हम लोगों को। उन्होंने पैसा पहुंचाना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो खुद ही आके इंडिया में आ गए, वॉर के कारण वहां से भागे और इंडिया में आके वापस रहने लगे। इसके कारण उनकी नौकरियां चली गई, नौकरी चली गई तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया, ठीक है। इसी कारण हमको क्या इशू हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन्फ्लेशन पीकिंग एट नियरली 17%। इन्फ्लेशन कितना हो गया? 17% के आसपास हो गया। द ग्रोस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रीचिंग 8.4% ऑफ जीडीपी, है ना, ठीक है। तो ग्रोस फिजिकल डेफिसिट है ना, वो कितना हो गया? 8.4% तक आ गया। किसका? गवर्नमेंट का जो ग्रोस फिजिकल डेफिसिट है वो 8.4% के आसपास आ गया। इतना 8.4%, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो कर्जा करती है अपना खर्चा करने के लिए, गवर्नमेंट जो कर्जा करती है, ठीक है, वो कितना हो गया? 8.4% ऑफ जीडीपी, मतलब टोटल जीडीपी गवर्नमेंट की जितनी इनकम थी, ठीक है, उसका 8.4% गवर्नमेंट सिर्फ क्या है? 8.4%, टोटल जीडीपी का 8.4% सिर्फ कर्जा था हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो बाय जो जून 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज है डिक्लाइन फुल जस्ट टू, जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि 1991 आते आते इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कितना हो गया? सिर्फ 2 साल के लिए हम लोग इंपोर्ट कर सके, इतना बचा, ठीक है। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 1991 आते आते वो सिर्फ इतना सा बचा कि सिर्फ हम लोग सिर्फ 2 साल का इंपोर्ट कर सकते हैं। India's near miss with the serious payments of climate crisis and proximate cause started in India's market liberalization measures 1999 followed by the gradualist approach, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1991 के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपने मार्केट के अप्रोचेस चेंज करे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व किया, ठीक है ना, ठीक है। धीरे धीरे हमने हमारी इकोनॉमी को खोलना स्टार्ट किया। As the reforms were induced by the crisis of balance of power, the initial phase focused on macroeconomic stabilization, while the reforms of industrial policy, trade, exchange rate policies, FI policy, financial and tax reforms as well as public sector reforms did soon follows after, ठीक है। तो इनिशियल फेज में गवर्नमेंट का क्या था कि हमको ट्रेड को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्रूव करना है, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को इम्प्रूव करना है ना, एफआई पॉलिसी, फाइनेंशियल टैक्स रिफॉर्म्स, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर आई गवर्नमेंट। The financial support India received from the International Monetary Fund to curb balance of payment crisis of 1990 to 1991 include checklist of conditions to be fulfilled by India, ठीक है। तो गवर्नमेंट हम लोगों ने क्या करा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया, ठीक है, ताकि इसके लिए पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। दिस आईएमएफ, अब लोन लिया तो लोन तो कभी भी कोई फ्री में पैसा देता नहीं है, उसके पीछे क्या होती है? कंडीशंस होती है, ठीक है। तो जब लोन उन लोगों ने लिया, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस लाई गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी गवर्नमेंट के सामने कुछ कंडीशंस रखी। अब हम लोग उस कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दी आई हैव कंडीशंस रिक्वायर्ड इंडियन को टू ऑफ टू स्ट्रक्चर रीएडजस्टमेंट, ठीक है। तो कंडीशंस क्या थी कि इंडियन इकोनॉमी को वापस रीएडजस्ट करना पड़ेगा हमको। एज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इकोनॉमी वर मोल्डेड बाय द वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडिया डिड नॉट फॉलो टिल द डेट इन डिजायर्ड चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अनदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो हमको अनदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाकर क्या करना है?
एक स्ट्रक्चरल चेंज लाना है, ठीक है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 23 जुलाई 1991 had initiated a bigger process of economic reforms in the country motivated towards structural readjustment naturally obliged to fulfill IMF conditionalities. The major highlights of the policies are as follows. तो 1991 में 23 जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की, ठीक है। अब उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डी रिजर्वेशन करना, कहने का मतलब क्या है, ठीक है। द इंडस्ट्री विच वर रिजर्व फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय IPR 1956 वर कट ओनली टू 8, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर रखी थी, ठीक है, उसको कम करते करते हम लोग कहाँ चला, 8 तक लाए, ठीक है ना, ठीक है। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्व थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वाले बिजनेस कर सकती है, ठीक है। अब वो क्या करा कि गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को, ठीक है, गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व करा कि दूसरे भी अब वो वाले बिजनेस दूसरे भी लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। In many coming years, many other industries were also opened for the private sector investment. At present, there are only 2 industries which are fully partially reserved for the central government, ठीक है ना। तो अभी क्या आते आते क्या बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज है जो फुली और पार्शियली, है ना, 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज बची है जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। बाकी सब इंडस्ट्रीज में प्राइवेट एनर्जी, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, माइनिंग, यूज मैनेजमेंट, फील्ड फैब्रिकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव मिनरल्स, नन ऑफ द न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड हैव अलाउड एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू प्लेयर्स इन दिस एक्टिविटी, नो सच अटेम्प्ट्स लुक लॉजिकल इन इंडिया टू, ठीक है। तो कौन कौन सी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च, है ना, ये रिलेटेड, माइनिंग वगैरह, माइनिंग मैनेजमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स, है ना, ये सब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा किसको, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ये वाले बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, इसलिए। Railways, many of the functions related to railways have been followed, allowed private entry, but still private sector cannot enter the sector as full-fledged railway service provider, ठीक है। तो रेलवेज भी क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर में ही है, आज भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है रेलवेज। रेलवेज की बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर को इंटर करा, बाकी छोटे मोटे ठेकों में इंट्रोड्यूस करा गवर्नमेंट ने। फुल फ्लेज्ड रेलवे को ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट कोई कंपनी है और पटरी भी बिछा रही है, वो प्राइवेट ट्रेन भी चला रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। Delicensing of industries. The number of industries put under the compulsory provision of licensing belonging to schedules B and C as per the IPR were cut down to 17 from existing 64, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिनको क्या था, कंपलसरी लाइसेंसिंग थी, कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी था, है ना, तो 64 से 17 हो गई वो इंडस्ट्रीज। Reforms regarding the area were further followed and presently there are only 4 industries which carry the burden of compulsory licensing, ठीक है। तो आज के टाइम में सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनके लिए क्या कहूँ, लाइसेंसिंग कंपलसरी, मतलब जिनको आप बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। कौन कौन सी, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस रिलेटेड, है ना, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स से गन पाउडर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटिंग फ्यूज, इन सबको, हाजार्डस केमिकल्स, टोबैको, सिगरेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, है ना। तो मतलब ये 4 ही ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको आज के टाइम में गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस लेना कंपलसरी है। बाकी सबको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दिया, है ना। गवर्नमेंट ने बाकी सब दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आगे हम लोग कंटिन्यू, अबोलिशन ऑफ MRTP लिमिट। द MRTP लिमिट्स वर 100 करोड़ द मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज कुड बिकम पॉसिबल, है ना। तो MRTP लिमिट को हम लोगों ने 100 करोड़ कर दिया, है ना, ताकि मर्जर्स और एक्विजिशंस और टेक ओवर्स इंडस्ट्रीज के पॉसिबल हो जाए। इन 2002 द कंपटीशन एक्ट वाज पास्ड व्हिच वाज replaced the MRTP Act। in the place of MRTP Commission, competition committee started functioning, है ना। तो MRTP एक्ट को हम लोगों ने क्या करा, हटा दिया, MRTP कमीशन को हम लोगों ने हटा दिया, उसकी जगह हम लोग क्या ले आए, कंपटीशन कमीशन, है ना, ठीक है। उसके लिए उसकी जगह हम लोग क्या ले आए, कंपटीशन कमीशन ले आए, ठीक है। MRTP एक्ट भी हटा दिया, कंपटीशन एक्ट लिया है, उसकी जगह हम लोगों ने कंपटीशन कमीशन है। MRTP कमीशन की जगह हम लोग क्या ले आए, कंपटीशन कमीशन। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फंक्शनिंग एज अ टिपिकल क्लोज्ड इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी हैड नेवर शोन गुड फेथ टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, है ना। तो
function is as a typical closed economy. The Indian economy has never shown any good fit for foreign political, है ना। तो 1991 के रिफॉर्म्स के पहले हम लोग क्या करते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, हम लोग नहीं अलाउ करते थे। जनरली हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं अलाउ करते थे। बाकी अब क्या हुआ कि 1992 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हम लोगों ने अलाउ कर दिया। The new industrial policy was path-breaking step in the regard which allowed direct as well as indirect foreign investment in the economy, है ना। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद क्या हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों अलाउ करना स्टार्ट कर दिया। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अंडर विच द एमएनसीज वर अलाउड टू सेट अप देयर फर्म्स इन इंडिया in the different sectors playing from 26% to 100% ownership with them, ठीक है। ठीक है, तो है ना, एमएनसीज को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोगों ने क्या करा कि वो इंडिया में आके अपने, ठीक है, अपने फर्म सेटअप कर सकती है। द डिफरेंट सेक्टर्स वेरिंग फ्रॉम 26% टू 100% ओनरशिप विद देम, एनरॉन एंड कोक बीइंग फ्लैग बियरर्स, है ना। ठीक है, तो एनरॉन और कोक करके दो कंपनी है, वो फ्लैग बियरर्स है, मतलब उन्होंने पहले स्टार्ट किया, ठीक है, कि है ना वो अपना फर्म सेटअप कर सकती है जिसमें उनकी ओनरशिप कितनी हो, 26% से 100% तक भी ओनरशिप उनकी हो सकती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर द एफडीआई स्टार्टेड इन 1991, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी स्टार्ट हुआ 1991 में। द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एफआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट असेट्स ओन्ड बाय इंडियन फर्म्स इन द इक्विटी कैपिटल, वाज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम in the country, which formally commenced in 1994 31 in 1994, under which PIs, the foreign institutional investors having good track record, are allowed to invest in Indian security market, stock market, ठीक है। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेकर आई, जिससे, ठीक है, इन द असेट्स ओन्ड बाय द इंडियन, है ना। अब इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले से कोई कंपनी है ना, पहले से जो कोई इंडियन कंपनी जो हमारी कंट्री में बिजनेस करती है, ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, बाहर से पैसा चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ का बड़ा गलत यूज़ भी होता है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करा है गवर्नमेंट ने, क्या करा कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई बाहर की कंपनी, कोई बाहर का पर्सन जिसके पास पैसा है, या फिर वो कोई बाहर की कंपनी जिसके पास बहुत पैसा है, वो क्या कर सकती है, इंडिया में आके पहले से कोई कंपनी है उसके शेयर्स खरीद के, ओनरशिप खरीद के, ठीक है ना, उस कंपनी में शेयर्स खरीद के, ओनरशिप खरीद के उसकी ओनर भी बन सकती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, assets owned by the Indian firms in equity capital were called portfolio investment scheme। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, portfolio investment scheme in the country which formally commenced in 1994, जो कब commence हुई 1994 में, under the PIs the foreign institutional investors, under the PIs the foreign institutional investors having good track record are allowed to invest in the Indian security market, है ना। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। The foreign FIs need to register themselves as a stock broker with SEBI, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि उनको सेबी के पास एज ए स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट मीन्स इंडिया हैड नॉट अलाउड इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट येट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने आज भी, है ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, है ना, इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं किया है, किसमें, स्टॉक मार्केट में। मतलब स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट इंडिविजुअल कोई पर्सन, मान लो बिल गेट्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता। सिर्फ कौन कर सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिनको हम लोग FIIs बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FIIs, FIIs, ठीक है। तो ये लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये FIIs जो है यही कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, वो ही इन्वेस्ट कर सकती है हमारे कंट्री के स्टॉक मार्केट में, कोई पर्सन नहीं कर सकता। मान लो बिल गेट्स को हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं कर सकता है, पर अगर वो उसी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, अगर उसको हमारी कंट्री में के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो आसानी से इन्वेस्ट कर सकती है, ऐसा रूल है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो लॉ आए, एक लॉ इसमें अमेंड भी हो रहा है अभी, फेरा रिप्लेस्ड बाय फेमा, ठीक है। तो फेरा करके लॉ था, ठीक है, उसको हम लोगों ने फेमा से रिप्लेस किया। The government committed in 1990 itself to replace the draconian FERA with highly liberal FEMA, which came into effect in the year 2000
वन विच सनसेट क्लॉज फॉर 2 years, ठीक है। तो फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया। फेरा एक्ट जनरली होता है, ठीक है, फेरा जनरली एक्ट जो होता है, ठीक है, वो होता है बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है तो उस पैसे पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए। होता क्या है, जनरली बाहर से हमारी कंट्री में पैसा आता है, उस पैसे का इलीगल यूज होता है कन्वर्जन के लिए, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए, इसके अलावा उस पैसे का यूज होता है, ठीक है, टेररिज्म बढ़ाने के लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर कश्मीर में पुलिस और आर्मी पे पत्थरबाजी करवाने के लिए, ठीक है। तो उस पैसे को, है ना, चेक करने के लिए, ठीक है, हम गवर्नमेंट लेके आई थी फेरा, इसको बाद में हम लोगों ने फेमा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, related provisions were simplified by the policy which are highly cumbersome and at a time consuming process, हाँ, ठीक है। तो related provisions were simplified by the policies which was highly cumbersome and at a time consuming process. The industries were classified into polluting and non-polluting categories. A highly simple provisions deciding their location was announced, ठीक है ना। ठीक है, तो रिलेटेड प्रोविजंस को हम लोगों ने, ठीक है ना, ठीक है, रिलेटेड प्रोविजंस को भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करा, ठीक है, और मतलब टाइम कंज्यूम कम करा, इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि टाइम कंज्यूमर कम हो, ये ठीक है। नाउ द इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू पॉल्यूटिंग एंड नॉन पॉल्यूटिंग कैटेगरीज एंड हाईली सिंपल प्रोविजन डिसाइडिंग द लोकेशन वाज अनाउंस्ड। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज माइट सेट अप एनीवेयर। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है इनको हम लोग कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर टू बी सेटअप इन 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मिलियन सिटीज, और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग 25 किलोमीटर जो है इन सिटीज के बाहर ही लगा सकते थे, ठीक है, ऐसा रूल था, ठीक है। कंपल्सन ऑफ फेज प्रोडक्शन अबॉलिश्ड। विद द कंपल्सन ऑफ फेज प्रोडक्शन अबॉलिश्ड, now the private firms could go for producing as many as goods models simultaneously. Now the capacity and capital of industries could be utilized to their optimum level, ठीक है। तो क्या था कि पहले गवर्नमेंट बोल रही थी कि फेज फेज में प्रोडक्शन करो, आप एक ही चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, एक कंपनी एक ही चीज प्रोड्यूस कर सकती है, पर गवर्नमेंट ने एक क्लॉज लेकर है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फेज प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब एक फेज प्रोडक्शन नहीं होगा। इससे क्या है, प्राइवेट फर्म्स जो है, ठीक है, वो जितने चाहे उतने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। Now the private firms could go for producing as many goods and models simultaneously. Now the capacity and capital of industries could be utilized to their optimum level, है ना। Compulsions to convert load into shares abolished. The policy of nationalization started by the GOI in the late 1960s was based on the sound logic of greater public benefit and had The policy of nationalization started by the government of India in the late 1960s was based on the sound logic of greater public benefit and had its origin in the idea of welfare of state. It was criticized by victims and experts alike, ठीक है ना, ठीक है। गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती थी, गवर्नमेंट ये बोलती थी कि जो नेशनलाइजेशन की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है ना, कि हम लोगों का भला करने के लिए चीज़ों का नेशनलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको, है ना, गवर्नमेंट विक्टिम्स ने, मतलब जिन कंपनियों का नेशनलाइजेशन हो रहा है, उनके हो रहा था, उनके ओनर्स ने इस चीज़ को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया था। इन द अर्ली 1970s द जीओआई केम अप विद अ न्यू आइडिया। द मेजर banks of the country was now fully nationalized and had to mobilize resources for purpose of plant development of the India, ठीक है। तो 1970s में पता होगा आपको कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है ना। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि बैंक का अच्छे से यूज करें हम लोग, किसके लिए, लोगों का भला करने के लिए। द प्राइवेट कंपनीज हु हैड बोरोड कैपिटल फ्रॉम दीज बैंक्स, व्हेन द बैंक्स वर प्राइवेटली ओन्ड, नाउ वांटेड देयर लोन्स टू पे बैक, ठीक है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज ने इन बैंक से कैपिटल उठाया था, पैसा उठा रखा था, ठीक है, उनको क्या चाहिए था, है ना, ठीक है। जो प्राइवेट, जब वो बैंक्स प्राइवेटली ओन थी, उनको क्या था, अपना लोन बैक चाहिए, लोन वापस चाहिए था। द गवर्नमेंट केम विद द नोवेल प्रोविजन ऑफ कंपनीज हु वर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक इट, दे कुड होप टू कन्वर्ट द लोन अमाउंट्स टू द इक्विटी शेयर्स एंड हैंड देम ओवर टू द बैंक्स, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब नया रूल लेकर है, गवर्नमेंट ने क्या करा कि चलो पैसे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि पैसे नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, है ना, तुम्हारे जो शेयर्स है, मतलब जो हमारे जो कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आई थी कि जो भी तुम्हारी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, वो तुम
गवर्नमेंट को दे दो। द प्राइवेट कंपनीज विच ऑप्टेड फॉर दिस रूट this was compulsory option ultimately became a government owned company as the banks owned by the GOI. This was into nationalization private firm. Such a compulsion hampered the growth of the development of Indian industry done by the government in 1991. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि पहले क्या था, बैंक जब बैंक्स प्राइवेट थी, है ना, आज हम जो मैक्सिमम बैंक सुनते हैं, ठीक है, PIB 14 बैंक्स थी ऐसी, ठीक है ना। अब ये 14 बैंक्स को इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि पहले ये बैंक प्राइवेट बैंक थी, प्राइवेट बैंक की इनकी ओनरशिप छीन के इंदिरा गांधी ने किसके पास दी थी, गवर्नमेंट को दी थी। बाद में क्या बन गई थी, गवर्नमेंट बैंक बन गई थी। अब जब ये बैंक गवर्नमेंट बैंक बन गई, ठीक है, तो हुआ क्या, जब ये बैंक प्राइवेट थी, जब इन बैंकों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लोन दिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो लोन थे वो इंडस्ट्रीज चुका नहीं पा रही थी, ठीक है। तो अब लोन का पैसा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बाद में जब जब ये बैंक नेशनलाइज हो गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला बैंक्स को, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला बैंक को, ठीक है, गवर्नमेंट ने बैंक को बोला कि एक काम करो आप, गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को क्या बोला कि एक काम करो, आपसे पैसा नहीं दे, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो एक काम करो, आप क्या करो, हमको आपकी कंपनी की ओनरशिप दे दो, आपकी इक्विटी दे दो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके ऊपर हम लोग 10,000 रुपये मांगते हैं, तो आप 10,000 रुपये के हमको आपकी कंपनी के शेयर्स दे दो, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत सारी जो कंपनीज थी वो क्या हुआ, अपने आप ही गवर्नमेंट कंपनीज बन गई। वो पहले प्राइवेट कंपनीज थी, पर क्योंकि वो कंपनीज लोन नहीं चुका पाई गवर्नमेंट का, तो वो अपने आप क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनीज बन गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन के बदले में उनसे क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए, ठीक है। तो ये कंपल्शन था, पहले गवर्नमेंट अपना पैसा इस तरीके से निकालती। 1991 के बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये पहले कंपलसरी था कि ऐसे ही करना पड़ेगा, सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ये चीज़ क्या थी, पहले कंपलसरीज थी। बाद में क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया, कंपल्शन को हटा दिया कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री अगर लोन ना चुका पाई तो उसको अपने शेयर्स ही देना पड़ेगा। द पिक्चर प्रेजेंटेड बाय द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 was taken by many experts. The opposition in the parliament and even public figures as well as business industry of the country are rolling back of the state. The glorious role given the state by Nehruvian economy seemed completely toppled down. Anyone idea Anyone idea the new policy challenged was an emphatic goodbye to the control regime perpetuated till now by the government. There was a collision of interest of in politicians, bureaucrats, multinational as well as domestic industrial businesses houses whose interests were sheltered by the control regime. Thus, memoranda of the government requesting not to dismantle the control regime by the major industrial houses of the India as well as arrival of Swadeshi Jagran Manch were not illogical. But the government continued the reform program at a political permissible pace. The time when the same industrial houses requested government to expedite the process of reform. Now the Indian industry business class has been able to understand the economics openness and different kind of mixed economy, but the process reforms are still go miles before its. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम लोग अब क्या ला रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म ला रहे हैं, वो एजुकेशन बोल रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्या हो रहा होगा कि उनको इसके इससे नुकसान होगा। उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि आप रिफॉर्म्स ना करो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारी ऐसे भी लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको फायदा भी हो रहा था, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको नुकसान हो रहा था, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको फायदा हो रहा था, ठीक है ना। पर गवर्नमेंट इन लोगों से डरी नहीं और गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म्स कर दिए सारे, ठीक है ना। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स ने हमारी कंट्री को बर्बाद करके रखा था, ठीक है। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक, है ना, जो किससे रिलेटेड थी, सोशलिज्म, सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म से रिलेटेड थी। उसने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब हमारी गवर्नमेंट किसकी तरफ मूव कर रही थी, कैपिटलिज्म की तरफ। और हमारी गवर्नमेंट किसकी तरफ मूव कर रही थी,
कैपिटलिज्म की तरफ। This is why experts have suggested that only assuming that reforms will benefit the masses will not be enough to make it happen potentially. But the government, the administrative agency, and the economists all think to mass welfare, it might require to create a popular climate and form of political coalitions in the favor of argument that privatization accordingly restructured labor laws aimed at creating jobs, better jobs prospect, basically alleviating poverty, enriching education, providing healthcare to the masses. In coming times, the government went from another generation of reform sitting setting new targets and trying to make reform political पॉसिबल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने है ना क्या इज्यूम किया था कि ये लोगों को मासेस को बेनिफिट करेगी। ठीक है, अब बाद में क्या किया, गवर्नमेंट को मालूम था कि इससे क्या होगा, लेबर लॉज रीस्ट्रक्चर होंगे, है ना, गवर्नमेंट की बेटर पॉलिसीज आएगी वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों से गवर्नमेंट को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पॉलिटिकली पॉसिबल बनाया। ठीक है, सोशल पॉलिटिकली पॉसिबल बनाया। अब देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट टाइम से, है ना, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी बाकी फिर हम डीस इन्वेस्टमेंट से कंटिन्यू करेंगे। At present, the next new industrial policy is under the consideration by government. There is every possibility that the upcoming new industrial policy will be futuristic enough to align with the changes which have occurred in the India and global order since country announced new industrial policy in the 1991 guided by realism, supported by dynamics and economic diplomacy, है ना। तो अभी नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है ना, अभी भी गवर्नमेंट कंसिडरेशन में ले रही है। ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को अभी गवर्नमेंट ने अप्लाई भी नहीं किया। ठीक है, कंसिडरेशन में है। ठीक है, गवर्नमेंट सोच रही है इसके बारे में। ठीक है, अभी नहीं आई है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस इन्वेस्टमेंट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।